अस्सलामुअलैकुम टू ऑल इकोनॉमिक लवर्स। एफपीएससी का अपकमिंग इकोनॉमिक्स लेक्चरर का जो टेस्ट है उसकी प्रिपरेशन जो है हम जो है लेक्चर वाइज कर रहे हैं, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स का कुछ पोर्शन पहले जो है वो कवर किया है। अब हम पेडागोजी का या टीचिंग प्रैक्टिस का जो पोर्शन है पार्ट 3 जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, उसका अभी ये सेकेंड जो लेक्चर है। ठीक है, और इसमें भी हम डिफरेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे जो कि टीचिंग प्रैक्टिस, टीचिंग एक्सपीरियंस और एनालिसिस के ऊपर बेस करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। टीम एक्टिविटी टू समराइज रीडिंग इज आल्सो टर्म्ड एज ऐसी एक्टिविटी जो कि टीम के अंदर प्रोवाइड की गई हो, परफॉर्म की गई हो। ठीक है, उसको सम अप करने के लिए समराइज रीडिंग इज आल्सो टर्म्ड एज, उसका एक और नाम जो है वो क्या है? क्या वो ग्रुप समरी है, क्या वो रिले समरी है, क्या वो ग्रुप रिप्रेजेंटेशन है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो जो टीम एक्टिविटी होती है उसको किसी भी रीडिंग को समराइज करने के लिए जो टीम एक्टिविटी की जाती है उसको हम रिले समरी कहते हैं। इन द राउंड टेबल डिस्कशन द पार्टिसिपेंट्स डिस्कस टॉपिक अमंग देमसेल्व्स एंड विद द ऑडियंस। राउंड टेबल जो डिस्कशन होती है, ठीक है, उसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो क्या ऐसी चीज डिस्कस करते हैं, ये टॉपिक देते हैं अमंग देमसेल्व्स विद द एंड विद द ऑडियंस। तो ओरिजिनली, इनफॉर्मली, फॉर्मली, नन ऑफ दीज। In a round table discussion, the participants informally discuss topic को आप formally discuss नहीं करते। जब राउंड टेबल होती है तो फिर आप हर बंदा जो है उसके अंदर डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, तो वो इनफॉर्मल एक डिस्कशन होती है पार्टिसिपेंट्स की। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एज पीपल ग्रो ओल्डर द डैश ऑफ लर्निंग डिक्लाइंस। जैसे जैसे उम्र हमारी बढ़ती जाती है, एज हमारी बढ़ती जाती है, तो किस चीज की कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है हमारे अंदर। जो लर्निंग की कैपेसिटी है वो क्या स्पीड अप होती है, वो पावरफुल होती है, या क्वालिटी कम हो जाती है लर्निंग की, या फिर क्वांटिटी कम हो जाती है। तो जैसे जैसे हम ओल्डर एज में जाते हैं तो हमारी जो स्पीड है लर्निंग की वो कम हो जाती है। हम कहते हैं ना कि बच्चा जो है उसमें ज्यादा कैपेसिटी होती है, वो जल्दी चीजों को एब्जॉर्ब करता है, जल्दी लर्न करता है। ठीक है, इसी तरह से जैसे जैसे ओल्डर एज में हम जाते रहे तो हमारी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो उसकी स्पीड डिक्लाइन कर जाती है। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी स्कूल मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर। जॉन डेवी की थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो स्कूल हैं वो स्टूडेंट को किस चीज के लिए प्रिपेयर करें? फॉर देयर प्रेजेंट लाइफ, फॉर द फ्यूचर लाइफ, फॉर एंटरप्रेन्योरशिप और फॉर रिसर्च। जो स्कूल जॉन डेवी की थ्योरी है उसके अकॉर्डिंगली जो स्कूल्स हैं उनको स्टूडेंट्स को प्रेजेंट लाइफ जो है, जो अभी वो मौजूदा जिंदगी जी रहे हैं, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो प्रिपेयर करें। क्योंकि अगर वो स्ट्रॉन्ग बिलीव्स के साथ प्रेजेंट लाइफ को स्पेंड करेंगे तो उसी तरीके से वो अपने फ्यूचर जो डिसीजंस हैं उनको भी ले सकेंगे। अकॉर्डिंग टू पिगेट थ्योरी द कॉग्निटिव डेवलपमेंट द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज स्टार्ट्स एट एज। पिगेट्स की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है बच्चे की वो किस एज में स्टार्ट हो जाती है? वो क्या 3 इयर्स में स्टार्ट होती है, 7 इयर्स में, 11 में, या 15 में? तो कंक्रीट जो ऑपरेशनल स्टेज स्टार्ट होती है वो 7 इयर्स में स्टार्ट हो जाती है। According to Piaget's theory of cognitive development, the formal operational stage starts at, ठीक है, अब कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है एक, वो 7 ईयर से स्टार्ट होती है, और जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है वो बच्चे की वो 11 ईयर से स्टार्ट होती है। टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ द टीचर, अब टीचर जो है उसका कॉन्फिडेंस जो है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर टीचर अपने सब्जेक्ट पे और अपनी जो नॉलेज है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा टीचर का, तो वो स्टूडेंट्स के अंदर तक जो अपनी बात है वो कन्वे नहीं कर सकेगा। सो टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ द टीचर, नंबर ऑप्शन ए, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल स्ट्रेटेजी इज नीडेड, well preparation of material aids is required, well preparation of the content is required, और classroom discipline is must. So teacher का confidence boost करने के लिए well preparation of the
कंटेंट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि कंटेंट जो उसका वो जो चीज समझाना चाह रहा है, वो जो टॉपिक समझाना चाह रहा है, उसके ऊपर उसकी पूरी ग्रिप होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, विच टाइप ऑफ पर्सन शुड एंटर इन द फील्ड ऑफ टीचिंग। किस टाइप का पर्सन जो है वो टीचिंग की फील्ड में आ सकता है, क्योंकि हर बंदा जो है वो बेशक उसके पास नॉलेज होता है लेकिन वो टीचिंग नहीं कर सकता। टीचिंग भी एक आर्ट है जो कि जिसके थ्रू हम जो है अपनी बात दूसरे तक कन्वे करते हैं, ये एक प्रॉपर मेथड होता है, ठीक है। तो जो भी इंडिविजुअल टीचिंग प्रैक्टिस के अंदर आना चाह रहा है या टीचिंग फील्ड के अंदर आना चाह रहा है, तो उसकी पर्सन टाइप क्या होनी चाहिए? क्या वो मेरिटेरियस पर्सन होना चाहिए, डिवोटेड एंड लेबरियस पर्सन होना चाहिए, जर्नल पर्सन होना चाहिए, या इकोनॉमिकली वीक पर्सन होना चाहिए? तो जो टीचिंग बेसिकली फील्ड है उसके लिए आपका डिवोटेड होना सबसे ज्यादा जरूरी है, और इसके साथ साथ हार्ड वर्किंग या लेबरियस पर्सन जो है होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ लेक्चर स्ट्रेटेजी एक्सेप्ट। ये सब जो है वो लेक्चर की स्ट्रेटेजी है, एडवांटेजेस ऑफ लेक्चर स्ट्रेटेजी हैं। सिर्फ एक इनमें से ऐसा जो कि लेक्चर की एडवांटेज ऑफ लेक्चर स्ट्रेटेजी नहीं है। It will increase the oral communication power of pupils. More content can be presented to pupils in less amount of time. Objectives of cognitive as well as affective domains of behavior can be achieved. Habit of concentrating to teaching for a longer period can be developed. Okay. जब भी क्या टीचिंग जो लेक्चर स्ट्रेटेजी है उसका एडवांटेज अगर हम देखें तो वो मोर कंटेंट भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्यूपल इन लेस टाइम। सही। इसका एक और ऑब्जेक्टिव ये भी है कि कॉग्निटिव और साथ साथ इफेक्टिव डोमेन्स हम सब सिखा रहे होते हैं बिहेवियर्स की, ठीक है। और क्या है कि हैबिट ऑफ कंसंट्रेटिंग टू टीचिंग, ठीक है, टीचिंग मेथड के ऊपर कंसंट्रेट करना और फॉर अ लॉन्गर पीरियड कैन बी डेवलप। लेकिन इसमें क्या है कि हम ओरल कम्युनिकेशन नहीं सिखाते, ठीक है। इट विल इंक्रीज द ओरल कम्युनिकेशन पावर्स टू द प्यूपिल। ये एक रॉन्ग वो है, ये एडवांटेज लेक्चर स्ट्रेटेजी का नहीं होता। To study the functioning of unconscious mind, which of the following technique can be most profitably used? जब आपने स्टडी करना हो फंक्शनिंग ऑफ अनकॉन्शियस माइंड, तो इनमें से कौन सी टेक्निक जो है वो ज्यादा प्रॉफिटेबली हम यूज कर सकते हैं? क्या सिचुएशनल टेस्ट होता है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं, केस स्टडीज होती हैं, या पर्सनालिटी इन्वेंटरीज होती हैं? ठीक है। बेसिकली जब भी अनकॉन्शियस माइंड को हमने पढ़ना होता है तो हम कोई भी प्रोजेक्ट बेस्ड टेक्निक्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं ताकि उस माइंड की फंक्शनिंग को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सके। सो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट शुड टीचर डू आफ्टर टीचिंग द लेसन? जब टीचर लेसन पढ़ा देता है तो उसको फिर क्या करना चाहिए? He should give those answers of the questions of the lesson. He should ask to the questions answered of the lesson. He should test the understanding of the students. He should leave them if they may write or not. Okay. जब भी आप टीचिंग दे देते हैं तो आपको बच्चों की जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझने की जरूरत होती है कि उन्होंने किस हद तक आपके पॉइंट को समझा है। अगर आपके पॉइंट को वो सही से समझ नहीं पाए तो आपको डिफरेंट टेक्निक ऑफ टीचिंग जो है वो अडॉप्ट करनी चाहिए, ठीक है। सो टीचर शुड अंडरस्टैंड और टेस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Basically, I don't have expertise in pedagogy topics, but I'm preparing for myself as well. So I decided to share all these slides with you guys. Primary, next देखते हैं, primary teachers should give top priority to। जो प्राइमरी टीचर्स हैं, ठीक है, उनको प्रायोरिटी टॉप प्रायोरिटी जो है वो किसको देनी चाहिए? अंडरस्टैंडिंग द कम्युनिटी, अंडरस्टैंडिंग द कोलीग टीचर्स, इंटरेक्शन विद द पेरेंट्स और अंडरस्टैंडिंग विद द चाइल्ड। प्राइमरी लेवल के ऊपर टीचर की पेरेंट्स के साथ अंडरस्टैंडिंग होना या उनका आपस में इंटरेक्शन होना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्राइमरी लेवल की बात है सिर्फ, के प्राइमरी जो लेवल के टीचर्स हैं उनका जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द बेस्ट टेक्निक ऑफ टीचिंग एट प्राइमरी स्टेज इज, प्राइमरी स्टेज के ऊपर कौन सी टेक्निक ऑफ टीचिंग जो है वो बेस्ट है? सेल्फ लर्निंग, द ट्रेडिशनल ब्लैक बोर्ड एंड चॉक टेक्निक, गेम टेक्निक, या फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स। बेस्ट टेक्निक जो है प्राइमरी स्टेज के ऊपर वो हमेशा गेम टेक्निक्स होता है। बच्चा जो है वो गेम्स के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे होते हैं उस स्टेज पे, तो जो गेम टेक्निक है वो ज्यादा हेल्पफुल होती है ताकि बच्चों को कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग दी जा सके। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। A student having scientific attitude, ऐसे स्टूडेंट जिनका साइंटिफिक एटीट्यूड होता है उनका क्या होता है? गेट्स गुड जॉब, क्या उनको अच्छी जॉब मिल जाती है? बिकम्स करेजियस, स्टडीज सिस्टमैटिकली और थिंक्स रैशनली। जो भी स्टूडेंट साइंटिफिक एटीट्यूड के साथ होते हैं हमेशा वो रैशनल थिंकिंग रखते हैं, हमेशा वो इन्फॉर्म्ड थिंकिंग रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। When a teacher enters in his class on the first day of the theme of discussion should be, फर्स्ट डे जब टीचर कोई भी एंटर होता है क्लास में तो उसका जो थीम ऑफ द डिस्कशन होता है वो क्या होना चाहिए? ठीक है, जब भी आप पहले दिन क्लास में एंटर हो रहे हैं अपनी, तो ऑब्वियसली सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द स्टूडेंट्स, देन टेक देयर इंट्रोडक्शंस। ठीक है, और फिर उसके बाद आप उनको बताएं कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उस सब्जेक्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें, और फिर उसके बाद कोर्स आउटलाइन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें ताकि बच्चों को समझ आ सके कि हम पूरा जो टेन्योर है या पूरा जो सेमेस्टर है, पूरा जो ईयर है उसके अंदर हम किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो इंट्रोडक्शन शुड बी डिस्कस्ड एट वेरी फर्स्ट डे ऑफ द क्लास। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Any method of teaching which involves two or more students, ऐसा मेथड ऑफ टीचिंग जिसमें दो या दो से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है इन्वॉल्व हों, कैन बी टर्म्ड एज ग्रुप वर्क। ठीक है, डिफरेंट जो कॉलेज स्कूल के लेवल पे भी ग्रुप वर्क को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है कि हम डिफरेंट जो है ग्रुप्स बना देते हैं और फिर उनको कोई ना कोई असाइनमेंट देते हैं। इससे बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं उनको सोशल लेवल पे और आपस में इंटरेक्ट करना आता है, क्योंकि जब उन्होंने जो जॉब मार्केट है वहां पे जाना है तो उन्हें वहां पे लोगों के साथ इंटरेक्ट करके ही काम करना पड़ता है। सो ये ट्रेनिंग देनी बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हुए हम अपने टास्क को किस तरीके से टाइमली परफॉर्म कर सकते हैं। The technique in which the students act out roles from stories or historical events is termed as, ऐसी टेक्निक जिसमें स्टूडेंट्स जो है एक्ट करते हैं या रोल्स परफॉर्म करते हैं फ्रॉम स्टोरीज, ठीक है, स्टोरीज से लिए हुए या हिस्टोरिकल इवेंट से लिए हुए, तो उस एक्ट को हम क्या कहते हैं? ड्रामा कहते हैं, सिमुलेशन कहते हैं, प्ले कहते हैं, ऑल ऑफ द अबव। तो उसको ड्रामा भी कह सकते हैं, सिमुलेशन भी कह सकते हैं और प्ले भी कह सकते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। Dash is a pair activity in which students have exactly 30 seconds to share all they know। ठीक है, अब ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप स्टूडेंट का नॉलेज जो है वो ले रहे होते हैं, 30 सेकेंड्स आप उसको देते हैं और आप उसको कहते हैं कि जो जितना भी उसको टॉपिक के बारे में नॉलेज है तो वो उसके बारे में बताए। ठीक है, तो इस तरह की एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? क्विक टॉक, क्विक इंट्रो, क्विक रिस्पॉन्स और क्विक डिस्कशन। तो इस तरह की एक्टिविटी को क्विक टॉक कहते हैं। The new curriculum should be introduced dash abruptly, continuously, gradually और relatively। जो न्यू करिकुलम जब भी आप इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो उसको आपको ग्रेजुअली इंस्टीट्यूट करवाना चाहिए, ना कि आप एब्रप्टली या फिर कॉन्टिन्यूसली जो है वो चेंज करते रहें चीजें। ग्रेजुअली बच्चों को जो है वो नए करिकुलम से आप इंट्रोड्यूस करवाओ। नेक्स्ट, करिकुलम रिवीजन शुड बी अ प्रोसेस, अ डैश प्रोसेस। ठीक है, करिकुलम की रिवीजन करना जो है वो किस चीज का प्रोसेस होना चाहिए? क्या वो एब्रप्ट प्रोसेस होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ग्रेजुअल होना चाहिए या रिलेटिव होना चाहिए?
तो जो रिवीजन का प्रोसेस होता है वो हमेशा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। जब भी आप नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ाने चले तो आप 5 मिनट्स जो है वो प्रीवियस टॉपिक की रिवीजन करवा दें, ताकि बच्चों के जो माइंड है उसमें वो कॉन्सेप्ट जो है एक दफ़ा रिवाइज भी हो जाए सारा, और वो नए जो कॉन्सेप्ट है उसको भी अंडरस्टैंड कर सके। नेक्स्ट देखते हैं, द टर्म ह्यूरिस्टिक मीन्स इन डिस्कशन इन डिसीजन मेकिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, कैलकुलेशंस, thoroughness, mental shortcuts. The heuristic basically mental shortcuts को हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस के अंदर। ह्यूरिस्टिक जो टर्म यूज होती है उसको हम कहते हैं मेंटल शॉर्टकट्स। अकॉर्डिंग टू सोक्राट्स ऑफ मीनो, virtue is dash। जो virtues होते हैं वो क्या टीचेबल होते हैं, अनटीचेबल होते हैं, रीचेबल होते हैं या अनरीचेबल होते हैं। तो जो virtues होते हैं वो अनटीचेबल होते हैं, वो आपको कोई टीच नहीं कर सकता। If one child gives answer to all the questions at first in your class but disturbs the rest of the children and roams here and there in the class, then what will you do? अच्छा, अब एक कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको सारे आंसर्स आते हैं और वो घर से जो है वो प्रिपरेशन करके आया और उसने सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर दे लिए, लेकिन अब वो क्या कर रहा है कि जब उसने अपना जो क्वेश्चन पेपर है सॉल्व कर लिया, वो बाकी स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब कर रहा है। तो अब आप उसके साथ क्या करेंगे? बीइंग अ टीचर आपकी क्या एक्शन होगा टुवर्ड दैट चाइल्ड? ठीक है, टेल हिम नॉट टू डू दैट, लाइक पनिश हिम, engage that child in more activities than rest of the children of the class so that he may learn new things. Complain the guardians that his child is breaking the discipline. Okay, being a teacher हमें क्या करना चाहिए कि engage करना चाहिए उस children को डिफरेंट मजीद जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं, ताकि वो नई चीजें मजीद लर्न कर सके और बाकी क्लास को डिस्टर्ब ना करे। The students learn most from those teachers who, किन टीचर्स से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं? जो कि जेंटल होते हैं टूवर्ड देयर पर्सनैलिटी एज वेल एज टूवर्ड देयर नॉलेज। इन इवेल्युएशन अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग, लेसन को जब आप प्लान कर रहे होते हैं, इवेल्युएशन अप्रोच जो है इसमें, उसमें क्या होता है कि टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड मटेरियल एड्स आर मेंशन्ड इन द सेपरेट कॉलम, objectives to be realized are written against each teaching points, activities of the teachers and pupils are mentioned separately। जो आपका evaluation approach lesson planning का होता है, बेसिकली उसके अंदर सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। उसके अंदर टीचिंग एड्स, मटेरियल्स जो आपने यूज़ करने हैं, ठीक है, वो सब मेंशन होते हैं। दूसरी चीज़ क्या होता है कि उसके अंदर जो आपका टॉपिक है उसके ऑब्जेक्टिव जो हैं वो क्लियरली रिटर्न होते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि एक्टिविटीज़ ऑफ द टीचर एंड पीपल्स आर मेंशन्ड सेपरेटली। और फिर उसके बाद आपने लेक्चर के दौरान जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवानी है वो भी लिखी हुई होती हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। ब्राइट स्टूडेंट्स कैन बी मोटिवेटेड वेल बाय, अब जो ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं जिनका IQ अच्छा है, जो पढ़ने में ठीक है, उनको वो किससे मोटिवेट हो रहे होते हैं? रेजिंग देयर एस्पायरेशन लेवल एंड गोल्स ऑफ लाइफ, introducing novelty in strategies, giving them quick feedback, none of these। जो ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं वो मोटिवेट होते हैं ताकि उनके अगर एस्पायरेशन लेवल जो है उसको रेज किया जाए और उनके गोल्स जो हैं लाइफ के उनको भी रेज किया जाए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। While delivering lecture in the class, a teacher, लेक्चर देते हुए टीचर को क्या करना चाहिए? Take the help of notes, must give illustrations to clarify the difficult points, deliver long lectures, all of the above। अच्छा, टीचर्स को क्लास में लेक्चर देते हुए अपने नोट्स को तो नहीं देखना चाहिए, बिकॉज ये जो है वो बच्चों पे इम्पैक्ट आता है कि टीचर या तो याद करके आया है घर से या फिर टीचर को खुद भी चीज़ें रिमेंबर नहीं है। सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन जब ए इनकरेक्ट है तो इसका मतलब है डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हुई, ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता। डिलीवर लॉन्ग लेक्चर्स भी एक गलत अप्रोच है। सो मस्ट गिव इलिस्ट्रेशंस टू क्लैरिफाई द डिफिकल्ट पॉइंट्स। The philosopher who worked in mathematical and scientific decade was Jean Piaget, John Dewey, Martin और लेव वुगस्की। ओके,
मार्टिन जो है इज द करेक्ट आंसर। According to the John Dewey, school is a dash institution and education is a dash process. जॉन डेवी की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंगली स्कूल एक कैसा इंस्टीट्यूशन है और एजुकेशन किस तरह का प्रोसेस है। स्कूल एक सोशल इंस्टीट्यूशन है और एजुकेशन भी एक सोशल प्रोसेस है। ठीक है, एजुकेशन में भी हम ये चीज देखते हैं कि हम अपनी इन्वायरमेंट के साथ किस तरह से डील कर रहे हैं, हम अपनी डेली रूटीन में क्या देख रहे हैं। ठीक है, सो बहुत सारी इस तरह की चीजें जो हैं वो एजुकेशन के अंदर इंक्लूड होती हैं। और इसी तरह इंस्टीट्यूशन भी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपकी सोशली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं दूसरे लोगों के साथ, चाहे वो टीचर्स होते हैं या फिर आपके स्कूल फ्रेंड्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है जी, द कंक्लूजन ऑफ अ डिडक्टिव आर्गुमेंट इज। जो डिडक्टिव अप्रोच होती है, डिडक्टिव, उसमें हम जो कंक्लूजन निकलता है वो सर्टेन होता है हमेशा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Next are the reasoning in which given statements are viewed as supplying strong evidence for the truth of the conclusion is called deductive reasoning, inductive reasoning, qualitative, quantitative. Inductive reasoning. Option B is the correct option. The person is influential communicator if. Influential communicator कब होगा person? He is comedian characteristic if his communication is very clear, if he communicates in his mother tongue, if he has dramatic characteristic. Okay, ना तो आपको कम्युनिकेशन के लिए ड्रामेटिक कैरेक्टरिस्टिक की जरूरत होती है और ना ही कॉमेडियन होने की जरूरत होती है। सो ऑप्शन ए और डी तो रॉन्ग आंसर्स हैं। अच्छा, अब कम्युनिकेट्स अगर मदर टंग के साथ करेगा, फॉर एग्जांपल उसकी मदर टंग पंजाबी है और जो ऑडियंस है वो सब पंजाबी नहीं है, कोई उर्दू स्पीकिंग है जो पंजाबी बिल्कुल नहीं समझता, कोई सिंधी है, कोई डिफरेंट लैंग्वेजेस है। सो उसको जो है, जो कम्युनिकेटर है, उसको हमेशा एक यूनिवर्सल लैंग्वेज जो है बोलनी चाहिए ताकि सारे लोग जो है, जितनी भी ऑडियंस है वो उसकी बात को समझ सके। सो ऑप्शन बी, इफ हिज कम्युनिकेशन इज वेरी क्लियर, अगर वेरी क्लियर होगी कम्युनिकेशन तो वो इन्फ्लुएंस कर सकेगा अपनी ऑडियंस के ऊपर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट टाइप ऑफ क्लास क्लाइमेट यू वुड प्रेफर? क्लास क्लाइमेट किस तरह का होना चाहिए? अ वेल बिहेव्ड क्लास स्टूडेंट्स स्पीकिंग ओनली व्हेन आस्क्ड, एन एक्टिव क्लास फॉलोइंग द रूल्स prescribed by you, a highly interactive and self-disciplined class, a quiet and highly attentive class. बेसिकली जो आइडियल क्लाइमेट ऑफ द क्लास है वो क्या होनी चाहिए कि क्लास जो है, स्टूडेंट्स आपके हाईली इंटरेक्टिव होने चाहिए कि वो इंटरेक्ट कर सकें आपके साथ, डिफरेंट आपको एग्जांपल्स दें टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, और आपके क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करें और साथ साथ सेल्फ डिसिप्लिन्ड भी हों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Developing new rules and principles on the basis of given facts and information in memory level is called। अच्छा, न्यू रूल्स डेवलप करना, प्रिंसिपल्स डेवलप करना और जो नॉन फैक्ट्स हैं उनकी बेसिस के ऊपर डेवलप करना। ठीक है, क्या होती है, क्या ये एसोसिएशन होती है, जनरलाइजेशन होती है, एप्लीकेशन होती है, एसिमिलेशन होती है? इसको हम जनरलाइजेशन कहते हैं। जो नए रूल्स हम डेवलप कर रहे होते हैं या नए प्रिंसिपल्स बना रहे होते हैं गिवन फैक्ट्स की बेसिस के ऊपर या गिवन जो इन्फॉर्मेशन है उसकी बेसिस के ऊपर, तो हम चीजों को, इसका मतलब है जनरलाइज कर रहे हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट शुड टीचर डू बिफोर टीचिंग द लेसन? टीचर को लेसन देने से पहले क्या करना चाहिए? ही शुड टेल द आंसर ऑफ द लेसन फर्स्ट, लेसन शुड बी रीड by the students, he should point out the meaning of difficult words of the lesson, he should tell the main objectives of the lesson. तो जो टीचर है उसको लेसन देने से पहले क्या करना चाहिए कि वो अपने जो टीचिंग टॉपिक है उसके ऑब्जेक्टिव्स जो है पहले स्टूडेंट्स को क्लैरिफाई करें। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।